हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करने वाले हैं। 8:30 से 10:30 वाला जो ये बेसिकली शिफ्ट हुआ है आपका, इसके हमें सभी क्वेश्चंस मिल चुके, पूरे के पूरे इस वीडियो में कवर करेंगे। गाइज, इन सभी की हमने प्लेलिस्ट बना दी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे देंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपके लिए है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम पैटर्न है जो आपकी एग्जाम में पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न पर ही आपको मिल पाएगी। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है, जरूर से कर लीजिएगा। गाइज, इन चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूरे के पूरे हमें मिल चुके हैं, तो पूरे डिटेल के साथ में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है? आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये उदय राजपूत जी जो कि भोपाल से, इन्होंने 83 स्कोर किया है। वीरेंद्र कुमार जी जो कि दतिया से, इन्होंने 78 स्कोर किया है। आकांक्षा जी जो कि उज्जैन से है, इन्होंने 75 स्कोर किया है। इन सभी ने काफ़ी अच्छे स्कोर किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस बताए हैं। क्लियर है? आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करें। जैसे ही एग्जाम सेंटर से निकल दें, तुरंत से आप हमें अपडेट कर दीजिएगा, ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट और सटीक एनालिसिस दे पाए। क्लियर है गाइस? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। क्लियर है गाइस? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है गाइस, यह है सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा असम से। ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, और लोक नृत्य वाला जो वीडियो है हमने दे दिया है, शास्त्रीय नृत्य वाला वीडियो भी दे दिया। अगर वो 2 वीडियो आपने देख लिए, तो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से जो भी क्वेश्चन बनेगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, है ना। इसके अलावा हमने नदियों, राज्यवंश वगैरह और युद्ध वगैरह, युद्ध संधियां, तो ये सारे वीडियोस हमने डाल दिए हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चेकआउट कर लीजिएगा। आपके सीधे सीधे 10 नंबर वहां से बढ़ जाएंगे उन वीडियोस को देखने के बाद में। इसके अलावा करंट अफेयर के जो लिए हैं, ये करंट अफेयर के लिए हमने एग्जाम टाउन चैनल पर वीडियोस डाल दिया है, और काफ़ी अच्छा आपका सपोर्ट मिला है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आप सभी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वहाँ पर मिल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही आप सपोर्ट करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें एग्जाम टाउन चैनल पर, जिससे आपका पूरा नेशनल का करंट अफेयर कवर आपका हो जाएगा। महत्वपूर्ण नुक्तियां वाला वीडियो डाला है, नहीं देखा है तो देखिएगा, वहां से आपके एग्जाम में डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, और जो सत्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है, जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों से हुई है, और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को जाता है। नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सत्रिय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा माधव देव पुरस्कार है, इसे सम्मानित बेसिकली किया गया है। तो सत्रिया को संगीत जो नाटक अकादमी, इसके द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, इसमें भारतनाट्यम आता है जो कि तमिलनाडु का है, कथकली आता है केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ये आता है, कथक जो कि उत्तर भारत का है ये आता है उत्तर भारत का, मोहिनी अट्टम केरल का ये भी आता है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है, और ओडिसी उड़ीसा का है। ये सभी 8 जो है आपको दे रखे हैं, इन सभी के नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या था? इनका नाम पूछा, गुरु गोविंद सिंह आपका सही जवाब रहेगा। सिख धर्म के 10वें गुरु आपसे पूछा गया है। देखिए, सिख जो गुरु गोविंद सिंह है, ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। क्लियर है? गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1699 में सिख योद्धा समुदाय खालसा की स्थापना की। उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे, और सिख धर्म के 5 के एस का परिचय भी इन्होंने दिया है। गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के 10 मानव पुरुष रूप जो दिव्य दूत थे, इनमें से पहले थे। और यहाँ पर हमने लिस्ट भी डाल दी है आपकी पूरी। अगर इनमें से आपसे पूछा जाए कि 5वें गुरु कौन थे सिख धर्म के, 8वें कौन थे, 4थे कौन थे, दूसरे कौन थे, है ना, इस तरह से जो भी पूछा जाए आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे। देखिए, सिख गुरुओं की बात करें, पहले नंबर पर आते हैं गुरु नानक देव, दूसरे नंबर पर गुरु अंगद देव, तीसरे नंबर पर गुरु अमरदास साहिब। इनका हमने कार्यकाल भी दे रखा है, कब से कब तक ये रहे हैं सिख धर्म के गुरु रामदास साहिब। उसके बाद में 5वें नंबर के हैं गुरु अर्जुन देव,
6वें नंबर के गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब और 7वें नंबर के गुरु हरराय साहिब। इसके अलावा 8वें नंबर के गुरु हरकृष्ण साहिब और 9वें नंबर के गुरु तेग बहादुर साहिब, 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह साहिब। तो इन सभी को याद रखिएगा, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस बनने लगा है, क्वेश्चंस यहाँ से अब बनेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण में से अलग हो गया? तो ये हुआ था मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य ने कई संकटों का सामना करना पड़ा था, करना शुरू कर दिया था। सम्राट औरंगजेब जो अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था, इसने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया था। क्लियर है? शाही प्रशासन की दक्षता टूट गई और मुगल सम्राट शक्तिशाली मानसबदारों पर नजर रखने में सक्षम नहीं रहे। मनसबदार ने एक व्यक्ति को एक मानसब धारण करने के लिए संदर्भित किया, जिसका अर्थ है यहाँ एक पद या रैंक होती है। 3 मुगल प्रांत जो प्रमुख रूप से खड़े हैं वे अवध, हैदराबाद और बंगाल है। इन प्रांतों के मनसबदारों ने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के संकट का लाभ उठाया और 18वीं शताब्दी में बंगाल धीरे धीरे मुर्शिद कुली खान के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। उन्हें बंगाल में के नायब के रूप में नियुक्त किया गया था, अर्थात बंगाल जो प्रांत था, प्रांत के राज्यपाल के लिए उप बेसिकली लगाया जाता है, और उसने जल्दी से सत्ता हासिल की और राज्य के राजस्व प्रशासन की कमान भी संभाली थी। तो ये पूरी डिटेल है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। सोन नदी जो निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। गोंडवाना कोयला इसके तट के पास में पाया जाता है और यहाँ कार्बनिक कल्प अवधि से संबंधित है। इसमें 60 से 90% बिटुमिन या एंथ्रासाइट होता है। कोयला नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदियों के किनारे भी पाया जाता है। सोन नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में भी पाई जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर बहती है, सोन नदी यहाँ से गुजरती है। और गुजरात आपको दे रखा है, तो ये आपका गुजरात में नहीं बहती है। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 में किया गया था। मध्य प्रदेश में बाणसागर जो बांध है ये 2008 में चालू हुआ था। इसी नदी पर है। किस नदी पर? सोन नदी पर, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? सही जवाब रहेगा बेंजामिन नेतन्याहू। आपका सही जवाब रहेगा नेतन्याहू। इजराइल की प्रमुख आबादी यहूदी है और इजराइल के नागरिक जो अपनी यहूदी जातीयता या यहूदी धर्म में के अपने पालन के आधार पर यहूदी है, उन्हें इजराइल यहूदी या यहूदी इजरायली के नाम से जाना जाता है। और यह शब्द यहूदी इजराइलियों की संतानों को भी संदर्भित करता है जो देश छोड़कर कहीं और चले गए हैं। और अगर अपन बात करें इजराइल की राजधानी की, तो यरूशलेम है, यरूशलेम, और यहाँ की मुद्रा है इजराइल की नई शेकेल। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जयंती कब मनाई जाती है? तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आपसे पूछा था कि किस माह में, तो कार्तिक माह में मनाई जाती है। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत, वर्तमान में ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में आता है ना। तो वर्तमान में ही आता है और लाहौर प्रांत के तलवंडी गांव में बेसिकली हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में पहले नंबर के थे ये गुरु नानक जी। 55 वर्ष की आयु के आसपास नानक देव जी करतारपुर में बस गए और सितंबर 1539 में अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर को भारत और पाकिस्तान सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए बेसिकली खोल दिया था। अगला क्वेश्चन है, संशोधित मूल्य वर्धित कर किस क्षेत्र में लगाया जाता है? उत्पाद शुल्क बेसिकली ये है। उत्पाद शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 का ऐतिहासिक वर्ष रहा है, जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति 1985 के क्रियान्वयन में बीपी सिंह यानी वित्त मंत्री थे उस टाइम पर, द्वारा 1 मार्च 1986 को से मोडवेट लागू किया गया था। क्लियर है? और मोडवेट संशोधित मूल्यवर्धित कर भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन पुस्तक से बना है, पुस्तक किसकी है एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है, मल्याट्टम नृत्य महोत्सव, ये एक नृत्य महोत्सव है या लोक नृत्य भी है। क्लियर है? तो ये बेसिकली मल्याट्टम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मल्याट्टम नृत्य महोत्सव या उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु करेक्ट आंसर रहेगा। बेसिकली अगर क्वेश्चन बने कि मल्याट्टम नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो केरल, तमिलनाडु दोनों आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मयिलाट्टम है ये बेसिकली, मयिलाट्टम केरल तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। मयिलाट्टम नर्तक मोर पंख पहनते हैं और मोर के रूप में स्वांग करते हैं, इसलिए इसे मोर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मयिलाट्टम के अन्य समान रूप कालियाट्टम बेल नृत्य होता है, कराड़ियट्टम भालू नृत्य होता है, आलियट्टम दानव नृत्य होता है और पंपुअट्टम सांप नृत्य, ये बेसिकली कुछ नृत्य इसमें होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्षय तृतीया जयंती कब मनाई जाती है?
तो ये वैशाख माह के में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं NIET का पूरा नाम क्या है। तो NIET ये दिया रखा था आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस इन टीचिंग, यानी NIET ये होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा 2022 में कितना था। तो 2022-23 का राजकोषीय जो घाटा था यह था 17.33 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमें मिला है 2021-22 में देश की विकास दर और देश का घाटा दोनों में अंतर पूछा था। एक ने ये बताया है, दूसरे ने ये बताया। अब आप देख सकते हैं कौन सा इसका आपका पूछा गया था। क्लियर है। तो 2021-22 के लिए विकास दर को संशोधित कर 9.1% किया गया था और वित्त वर्ष 2022-23 में चालू खाता घाटा GDP का जो 2% रहा था, जबकि 2021-22 में ये जो था ये 1.2% रहा था। तो आप देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन था या कोई और था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में नोबेल पुरस्कार से किन 3 उत्तर अमेरिकी वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था। तो सही जवाब रहेगा डॉक्टर रॉबर्ट F फर्चगॉट, लुइस J इग्नारो और फरीद मुराद को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1998 का नोबेल पुरस्कार उत्तर अमेरिकी वैज्ञानिकों डॉक्टर रॉबर्ट F फर्चगाट, लुइस J इग्नारो और फरीद मुराद को संयुक्त रूप से बेसिकली दिया गया था। हृदय प्रणालियों में एक सिग्नलिंग अणु के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड से संबंधित उनकी खोजों के लिए इनको यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाई पुसम एक धार्मिक त्योहार जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। थाई पुसम तमिल हिंदू समुदाय द्वारा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला बेसिकली एक त्यौहार है और थाई पुसम त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है। भगवान मुरुगा शिव और पार्वती के पुत्र हैं और थाईपुसम शब्द एक महीने के नाम और एक तारे के नाम का मेल है। क्लियर है। यह त्यौहार केरल में थाईपुयम के रूप में भी मनाया जाता है। तो थाईपुयम या थाईपुसम दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप देखिए इसको कवर करवा देता हूं फिर बताता हूं। हिंद महासागर का जो आकार है त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर 3 तरफ से अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के भूभागों से घिरा हुआ है। दक्षिणी सीमा व्यापक रूप से खुली है और अधिक ठंडे दक्षिणी महासागर के साथ आदान प्रदान करती है। अपेक्षाकृत कुछ द्वीपों के साथ महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र काफ़ी संकीर्ण होते हैं और बहुत सारे उथले समुद्र मौजूद नहीं होते हैं। हिंद महासागर में बहने वाली प्रमुख नदियों में जोम्बेजी, सिंधु, गंगा शामिल है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और उत्तर में एशिया से, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। अति संभावित प्रश्न की अगर अपन बात करें इससे रिलेटेड, तो कल भी आपका क्वेश्चन बना था कि बताइए सबसे गोलाकार महासागर कौन सा है। क्लियर है। और आज क्वेश्चन बनाए कि बताइए त्रिभुजाकार आकार का महासागर कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है, निम्न में से कौन सा महासागर इस आकार का है। अटलांटिक महासागर सही जवाब रहेगा। गाइज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ इसका थोड़ा सा आप रिसर्च करिएगा। आप ये जितने भी आकार वाले महासागर है सभी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा आपका। और जब भी आप इसके बारे में देखने जाएं किसी बुक्स वगैरह से, अच्छे NCERT वगैरह से कवर करिएगा। अदरवाइज आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको कहीं पर इस आकार का अटलांटिक दे देगा, तो कहीं पर हिंद महासागर दे देगा, तो कहीं पर किसी वेबसाइट पर प्रशांत महासागर दे देगा, या कुल मिलाकर आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। हमने जब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी डिटेल निकाली तो यहाँ पर किसी आंसर का कुछ और ही मतलब सेंस जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा सोच समझकर इसको प्रिपेयर करें, अदरवाइज 1 नंबर का क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो किसी NCERT वगैरह या अच्छे सोर्स से आप इसकी तैयारी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गोदावरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्लियर है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्यों में बहती है। अंततः इसकी सहायक नदियों के व्यापक नेटवर्क के साथ बंगाल की खाड़ी में खाली हो जाती है, यानी जाकर मिलती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढलान से उगता है। इसकी जो लंबाई है ये है लगभग 1500 किलोमीटर और यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाती है और बैसिन महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस प्रकार भागीरथी से उत्तराखंड, यानी कि जिस प्रकार भागीरथी उत्तराखंड से निकलती है उसी प्रकार क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है। सही जवाब रहेगा काकड़ी बल्डी, इंदौर से निकलती है। ये काकड़ी बाड़ी इंदौर से।
मध्य प्रदेश में ये आता है। क्षिप्रा नदी काकड़ीबाड़ी जिला इंदौर से निकलती है। मंदसौर जिले के में चंबल में जाकर ये बेसिकली मिल जाती है। उज्जैन का पवित्र शहर इसी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। क्षिप्रा चंबल नदी की एक सहायक नदी है। क्लियर है। चंबल मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज के दक्षिण ढलान पर, मानपुर इंदौर के पास, महू शहर के पास में स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है दक्षिण में। क्लियर है। चंबल नदी धार जिले के उत्तर में निकलती है और मालवा पठार के उत्तर में मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाती है ये नदी। तो इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश की काफ़ी सारी लोकप्रिय नृत्य है। वैसे तो अब ऑप्शंस में आपको क्या दिया था वो आप ही बता सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो लोक नृत्य है इसमें बधाई नृत्य है, सेला, चटकोरा, रीना, विलमा, भगोरिया नृत्य। क्लियर है। मटकी नृत्य, गोचो, लहंगी, परधोनी, कानड़ा, बरेदी, इसके अलावा जावरा, ये कई सारे नृत्य हैं मध्य प्रदेश के। तो इनमें से आपको ऑप्शन दिया रखा होगा। जावरा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है, क्षेत्र है, इसके लोगों द्वारा किया जाता है। इसे किसान नृत्य भी जाना जाता है। इसके अलावा गौर नृत्य मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। जनजाति में गौर नृत्य में नृत्य करते हैं, इसे हमें शिकार की प्रक्रिया को दर्शाता है। लहंगी जो नृत्य है भोपाल मध्य प्रदेश के बंजारा और कंजर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह मानसून के मौसम के दौरान किया जाता है। युवा बंजारा जनजाति के अपने हाथों में लाठी लेकर इस नृत्य को बेसिकली करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। ये भी लोक नृत्य वाला क्वेश्चन बनाए गाइस, यानी कि लोक नृत्य वाला जो वीडियो अगर आपने देख लिया तो गाइस सीधे वो आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और जितने भी वीडियोस हमने डाले, करीबन 4-5 वीडियोस डाल दिए, उन वीडियोस को देख लिए तो सीधे से सीधे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आपके उन्हीं वीडियो से कन्फर्म हो जाएंगे। तो उन वीडियोस को जरूर से देखिएगा, आपको हमने प्लेलिस्ट बना दिया, आसानी से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कुचिपुड़ी भारत के प्रमुख नृत्य रूपों में से एक आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है और यह काफ़ी हद तक 7वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू हुए भक्ति आंदोलन के परिणाम के रूप में विकसित हुआ है। कुचिपुड़ी का नाम कुचेलापुरम गांव से लिया गया, जहां इसे महान विद्वानों और कलाकारों द्वारा पोषित किया गया था, जिन्होंने रंग पटल की सूची बनाई और नृत्य तकनीक को परिष्कृत किया है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 नृत्य रूपों को भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? यह क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चंस आपको देखने में अलग अलग रहे होंगे, बट ये दोनों क्वेश्चंस एक ही है ना, एक ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप इनके बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों क्वेश्चंस में ओनली आपको कंफ्यूज किया गया है, बाकी क्वेश्चंस में कुछ और नहीं है, एक ही बात पूछी गई है ना। तो क्वेश्चंस को बस घुमाया फिराया है। ब्रह्मपुत्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। दोनों क्वेश्चंस का आंसर ब्रह्मपुत्र रहेगा, यानी क्वेश्चन सेम है, जो पूछना चाह रहा है वो। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले यह असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये जो नदी है 5300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। इसे बंगाल और बांग्लादेश में जमुना और चीन और तिब्बत में त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये अब आप नाम याद रखिएगा, त्सांगपो, चीन और तिब्बत में, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बना है, अब ये बन सकता है। तो यहाँ पर जीके का पूरा कवर करवा दिया गाइस। एग्जाम टाउन चैनल पर हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर कवर करवा चुके हैं आपको। अगर आपने नहीं देखे है तो देख लीजिएगा। नई नियुक्तियों, वर्तमान में कौन क्या, सैन्य अभ्यास वगैरह, इसके अलावा इंडेक्स रैंकिंग, सारे वीडियोस हमने डाल दिए भारत में पहली बार। इस तरह के सारे भी वीडियोस डले हैं। आपने अगर नहीं देखे तो उन टॉपिक को जाकर अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से आपके बन रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और गाइज ये टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है इसमें तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। लास्ट टाइम आपके लिए है एग्जाम में क्लियर है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मैथ्स डला है, पूरी रीजनिंग डली है, टॉपिक वाइज जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पूरा टॉपिक यहाँ पर डला हुआ है, पूरा मैथ्स, रीजनिंग का, जीके का, साइंस का। तो आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा और इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देखिएगा एप्लीकेशन पर जाकर, तब आपको पता चलेगा कितनी एडवांस टेस्ट सीरीज हैं। ये सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी। ये करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की, ये 2022 की है। ये एमपीजी की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बात करें साइंस की, पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। कौन सा पादप वर्ग जड़, तना, पत्ती तीनों, यानी इन तीनों होते हैं इसमें? टेरिडोफाइट्स होता है। वहां दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, निकट दृष्टि दोष कहता है। इसके अपोजिट होता है, पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता तो उसको दूरदृष्टि दोष बोला जाता है।
सब्जी सड़ने का क्या कारण होता है? हवा, नमी, प्रकाश, तापमान और सूक्ष्म जीवी में वृद्धि, ये कुछ कारण होते हैं सब्जी के सड़ने के। इन्हीं में से कुछ आपको दे रखे होंगे। उत्पादक और उपभोक्ता से क्वेश्चंस बनाए, जीव विविधता से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए तो 13 से 20 दिन का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाभानी से 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं। बोर्ड मास से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चंस बने। औसत से क्वेश्चन है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है आपके। SICI से 4 से 5 क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन बने हैं। क्षेत्र मिति से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। विभाज्यता के नियम से 4 क्वेश्चन पूछे गए और LCM HCF से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टॉपिक हमें मिले जो हमने आपको बता दिया। हो सकता है और भी कुछ आपके एग्जाम में पूछा गया हो। रीजनिंग में बात करें, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बने हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चंस बने। कथन निष्कर्ष से 5 से 5 क्वेश्चंस बने। दर्पण प्रतिबिंब से हमें 7 क्वेश्चंस बताए। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, हम एग्जैक्ट श्योर नहीं है कि 7 ही क्वेश्चन है। हमें जितना बताया हमने उतना आपको बता दिया है। अल्फाबेट सीरीज में 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है। मिसिंग नंबर में 2 से 3 क्वेश्चंस बने। बैठक व्यवस्था से क्वेश्चंस बने हैं। दिशा दूरी से 4 से 5 क्वेश्चंस है। सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बने हैं। रैंकिंग से 1 क्वेश्चन पूछा गया। आकृति से क्वेश्चंस बने और घड़ी से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये पूरा आज का एनालिसिस है। पूरा कंफर्म डिटेल के साथ में आपको बताया कहाँ से किस तरह से और कैसा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है। तो आई थिंक आपको भी हेल्प मिली होगी, है ना, एनालिसिस से आगे की तैयारी को डिफाइन करने में, किस तरह से आप आगे किस टॉपिक को आपको प्रिपेयर अधिक तरीके से या अच्छे तरीके से करना है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। और गाइज ये स्पेशल चीज़ें आपको लिए बता दें, नेशनल का पूरा करंट अफेयर इस चैनल पर कवर करवा दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर विजिट कर लीजिएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। गाइज इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहे। साथ ही जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। क्लियर है गाइज। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।